वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देश का जनादेश आ गया। 2014 और 2019 के मिजाज वाली तो नहीं, लेकिन एक सामान्य सी गठबंधन की सरकार बनाने में एनडीए सफल हो गया। अब ये सरकार विशुद्ध रूप से गठबंधन की सरकार होगी। कुछ कुछ वैसी ही जैसी वाजपेयी जी की सरकार थी। अगर कोई ये जानना चाहे कि अब ये सरकार आगे कैसी रहेगी, नरेंद्र मोदी पार्ट 3, तो भविष्य तो कोई नहीं जान सकता है, लेकिन एक अंदाज अगर लेना हो तो अटल जी की सरकार को देख लीजिए। जैसे वो चल रही थी, कुछ कुछ उसी ढंग से ये सरकार चलेगी। ये सरकार अन्य छोटे छोटे घटक दलों के साथ साथ सर्वाधिक आश्रित होगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी पर। सारा खेल इन दो नेताओं के हाथ में। ये दो नेता भाजपा के साथ रह चुके हैं। नीतीश जी तो कई बार रह चुके, आते जाते रहे, कभी अंदर कभी बाहर। कहा जाता है नीतीश जी का रिलेशन समझ में नहीं आता, लव एंड हेट दोनों लेके चलते हैं। कब हेट करने लगे पता नहीं, कब लव करने लगे पता नहीं। लेकिन चंद्रबाबू भी भाजपा के साथ रहे हैं और एक बड़ी पोजीशन पर रहे हैं। वो वाजपेयी जी की सरकार के समय में सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे और उस वक्त उनके पास दो पोजीशंस थी। एक लोकसभा अध्यक्ष उनका था, स्पीकर, ताकि अगर कहीं गठबंधन की सरकार में कोई फिसलन हो, कोई रपटन हो, तो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन हो जाता है? स्पीकर। चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो स्पीकर का पद उन्होंने अपने पास रखा था और एनडीए के संयोजक का पद अपने पास रखा था, कन्वीनर। इस बार क्या होगा? चंद्रबाबू वही दोनों चीजें लेंगे, बाहर से ही समर्थन देंगे या सरकार के अंदर जाएंगे तो कौन से मंत्रालय लेंगे, ये सब विषय हैं। लेकिन एक इनसे भी बड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश बाबू की पार्टी को क्या पोर्टफोलियो मिलेंगे उनके सदस्यों को। ये नीतीश जी अगर खुद आते हैं तो क्या स्थिति रहेगी। ये इससे बड़ा विषय ये है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की भाजपा से कब तक पटेगी और इन दोनों से भाजपा की कब तक पटेगी। सारा खेल इस एक सवाल पर टिका है। नीतीश जी की पार्टी ने तो अपनी इच्छा बता दी, इशारों में ही सही। भाई जैसे किसी लड़की वाला आए किसी के घर, लड़की अपनी बिटिया की शादी के लिए, तो लड़के के पिता कहे कि भाई बड़े लड़के की शादी में एक कार मिली थी, 50 लाख रुपया मिला था, अब आप देख लो। तो इसका मतलब है कि भाई इतना तो दो, इससे ज़्यादा दो तो अच्छी बात है, नहीं तो कम तो नहीं। वैसे ही नीतीश जी की पार्टी ने इतना तो इशारा कर ही दिया कि वाजपेयी जी के समय में हमारे पास रक्षा रहा है, रेल रहा है, ऐसे मंत्रालय रहे, तो संदेश तो दे ही दिया कि नजर लागी राजा तोहरे बंगले पर टाइप का। लेकिन अब भारत की राजनीति में जो सबसे बड़ा सवाल तैर रहा है वो ये कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के साथ अगर भाजपा निभाएगी तो उसको तमाम उन विषयों से अपने हाथ पीछे खींचने पड़ेंगे जिन विषयों के लिए 14 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी जानी और मानी गई है। फिर जिन कारणों से, जिन विषयों के कारण नरेंद्र मोदी जाने जाते रहे हैं,
वो पहचानी संकट में पड़ जाएगी। पूरे चुनाव में मोदी और अमित शाह दोनों ने इस बात को जोर देकर कहा कि हम सरकार में आ रहे हैं और आते ही एनआरसी लागू करेंगे। लेकिन अब चंद्रबाबू और नीतीश के रहते एनआरसी का खेल नहीं चल सकता। फिर क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाजपा ने उसकी भी बड़ी मुखरता के साथ पैरवी की है, उत्तराखंड में लागू कर ही दिया। और चुनाव के दौरान मोदी की गारंटियों में एक गारंटी ये भी थी कि चुनाव के बाद सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करेंगे। लेकिन अब नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के रहते ये संभव नहीं होगा। उनकी राजनीतिक धारा दूसरी है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इस पर भी तय था। भारत के भीतर 2029 में एक साथ चुनाव होगा, इस बात की घोषणा मोदी जी, शाह जी, राजनाथ सिंह सभी ने की चुनाव में, प्रचार में। लेकिन अब यहां भी पेच है। एक देश एक चुनाव में नीतीश की पार्टी तो सहमत है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को तीखा आपत्ति है, उनको तीखा विरोध है उस पर, तो वहां भी अटक जाएगा। और एक सबसे ज्यादा पेचीदा मसला है जिसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा लोगों का। वो मसला मालूम क्या है कि 2029 में महिला आरक्षण लागू होना है। जो मोदी जी ने अपने पिछले कार्यकाल में महिला आरक्षण बिल पास कराया था, वही महिला आरक्षण जो है वो कानून बनके 2029 में लागू होना है जमीन पर। यानी 29 के चुनाव से में वो लागू हो जाए, महिलाओं को 33% की सीटें रिजर्व हो जाए। अब उसको करने से पहले, यानी महिला आरक्षण लागू करने से पूर्व, ये अपरिहार्य है कि देश में लोकसभा की सीटों का नए सिरे से परिसीमन हो। वो परिसीमन 26 में कहीं तय होना है। अब परिसीमन में पेच ये कि नए परिसीमन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि दक्षिण में सीटें घटेंगी और इसी कारण दक्षिण की पार्टियां उसके खिलाफ हैं। और उसमें चंद्रबाबू नायडू और उनकी टीडीपी का स्वर बहुत मुखर रहा है, तो वहां भी पेच फंसेगा। और इन सब से आगे चले जाइए तो मुस्लिम आरक्षण का मसला है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी उसके पक्ष में रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लोकसभा चुनाव का अपना कैंपेन ही मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ रखा। कैसे निभेगा, कैसे बनेगी बात? या तो चंद्रबाबू अपना विचार बदलें या भाजपा अपना विचार बदले। दोनों के विचार तो नहीं रह सकते एक साथ। या तो भाजपा को पीछे होना होगा या बाबू को पीछे होना होगा, या तो नीतीश जी को पीछे होना होगा या भाजपा को पीछे होना होगा। और काशी और मथुरा, यहां बहुत सीधा तो सरकार को कुछ नहीं करना था पहले भी, लेकिन एक जो माहौल बनता है ना, एक जो चार्ज रहती हैं चीजें, उत्प्रेरित रहती हैं। और समय समय पर मोदी जी और विशेष तौर पर योगी आदित्यनाथ ये कहते भी रहे हैं कि अब मथुरा की बारी है, अब कृष्ण कन्हैया की बारी है, अब विश्वेश्वर महादेव की बारी है। मोदी जी भी कहते रहे हैं कि मथुरा में नया उजाला होना है। वो सब चीजें टोन डाउन करनी होंगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपने अपने पॉलिटिकल कंपल्शन यानी राजनीतिक बाध्यताओं के चलते कतई ये स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जहां चुनाव लड़ना है अपनी पार्टी के लिए, वहां ये समस्याएं हो जाएंगी। और नीतीश बाबू के साथ चल भी जाए थोड़ा बहुत, तो चंद्रबाबू के मामले में एक सीधी लक्ष्मण रेखा खिंच जाएगी। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग
बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। बेर का पेड़ और केले का पेड़ एक साथ नहीं रह सकता। बेर में बड़े बड़े कांटे और केले का पत्ता बहुत मुलायम, नाखून से ऐसे कर दो तो पूरा अलग हो जाए। तो रहीमदास ने कहा था कि इनका संग नहीं चलेगा। वैसे ही इस बार अटल जी की सरकार में भी ऐसे तमाम प्रसंग आते थे और अटल जी की सरकार अयोध्या के मसले पर कहीं कोई पहल नहीं कर पाई। उसका सबसे बड़ा कारण भी यही था, क्योंकि वो अपने बहुमत की सरकार नहीं थी और वो जिन दलों के सहयोग पर टिकी थी उन दलों की ओर से इस पर लाल झंडी थी। अब इस सरकार में दो लोगों के पास लाल झंडी है ढंग की। एक तरफ चंद्रबाबू खड़े हैं और एक तरफ नीतीश जी खड़े हैं और बीच में भाजपा को अपनी ट्रेन चलानी है। ये वैसी ही स्थिति समझ लीजिए जैसी स्थिति यूपीए पार्ट 1 में, चाहे तो आप वाजपेयी जी वाली स्थिति समझ लीजिए उनकी सरकार वाली, और चाहे ये समझ लीजिए कि जो यूपीए पार्ट 1 में मनमोहन सिंह की सरकार की स्थिति थी। वामपंथी दलों के हाथ में रेड कार्ड रहता था। इधर कुछ सरकार ने करना कुछ चाहा, वो रेड कार्ड दिखा देते थे, सरकार पीछे हट जाती थी। ये मसला है। लेकिन भाजपा के साथ समस्या ये होगी कि भाजपा ने इन 10 वर्षों में वैचारिक स्तर पर जो एक वातावरण अपने लिए बनाया है, उसकी जो नई पहचान उभर कर सामने आई है, विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी की, उस पहचान को बचाए रखना भी भाजपा के लिए एक प्राथमिकता होगी। और उसमें राष्ट्रवाद है, उसमें राम है, उसमें मथुरा है, उसमें काशी है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसमें एनआरसी है, ये सब मुद्दे हैं। उसमें मुस्लिम आरक्षण है, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने धारदार राजनीति की और अब एक प्रखर राष्ट्रवादी स्वर निर्मित किया। अब इन्हीं मुद्दों को अगर उसको डाइल्यूट करना पड़ जाएगा, यानी इन्हीं मुद्दों को अगर ढीला करना पड़ जाए, पर अपना रुख ढीला करना पड़ जाएगा, तो पहचान की समस्या पैदा होगी और भाजपा का जो काडर है, जो कार्यकर्ता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, उसका मन भी टूटेगा, दुखेगा। ये एक बड़ी समस्या है भाजपा के सामने। तो आने वाले दिनों का इंतज़ार कीजिए, निगाह रखिए और देखिए कि नायडू और नीतीश, इन दो नेताओं के साथ मोदी की भाजपा की कैसे और कहां तक निभती है। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।